नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। अभी अभी आई ईपीएस पेंशन पर ताजा अपडेट के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन योजना विशेष रूप से ईपीएफ, ईपीएफ और ईपीएस की योजनाओं से जुड़ी है। ईपीएफ और ईपीएस भारत सरकार द्वारा श्रमिकों की सेवानिवृत्ति योजना के रूप में स्थापित की गई योजनाएं। इन योजनाओं के तहत कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा उनकी पेंशन और भविष्य की जरूरतों के लिए एकत्र किया जाता है। यहां हम विशेष रूप से ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो ईपीएफओ के अंतर्गत आती है और श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। इसके तहत 15 वर्षों की सेवा के बाद 58 वर्ष की आयु में मिलने वाली मासिक पेंशन की गणना समझेंगे। 1. ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के बारे में संक्षेप में। ईपीएस योजना 1995 में लागू की गई थी और इसका उद्देश्य श्रमिकों को सेवानिवृत्त होने के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। ईपीएस में योगदान कैसे होता है? ये योजना केवल उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ योजना का हिस्सा होते हैं। कर्मचारियों का एक हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है, जबकि एक निश्चित प्रतिशत ईपीएस योजना में जमा होता है। सामान्यतः ईपीएफ का 12% हिस्सा ईपीएस में जाता है। 2. ईपीएस में योगदान की गणना। ईपीएस में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों द्वारा योगदान किया जाता है। यहां योगदान की दर निम्नलिखित है। कर्मचारी का योगदान 8.33%, ईपीएफ के 12% का 8.33%, नियोक्ता का योगदान 8.33%, ईपीएफ के 12% का 8.33%। अधिकतम वेतन। ईपीएस में योगदान की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए मासिक वेतन तक होती है। इससे अधिक वेतन वाले कर्मचारी का योगदान भी 15,000 रुपए पर ही सीमित रहता है। 3. ईपीएस पेंशन की पात्रता। कर्मचारी को ईपीएस से पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। कम से कम 10 वर्षों की सेवा। कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों तक ईपीएस योजना के अंतर्गत योगदान देना होता है। सेवानिवृत्ति आयु। पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होती है। हालांकि 50 वर्ष की आयु से पेंशन लेने का विकल्प भी उपलब्ध होता है, लेकिन इस स्थिति में पेंशन में कुछ कटौती की जाती है। 4. ईपीएस पेंशन की गणना। ईपीएस पेंशन की गणना के लिए कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। 1. कुल योगदान। कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किए गए कुल योगदान का योग। 2. वेतन। कर्मचारी का अंतिम औसत वेतन, जो पेंशन की गणना में उपयोगी होता है। 3. सेवा की अवधि। कर्मचारी ने ईपीएस योजना में कितने साल योगदान किया है, यह भी पेंशन की राशि पर प्रभाव डालता है। 5. 15 वर्षों की सेवा के बाद 58 वर्ष की आयु में पेंशन। अब यदि कोई कर्मचारी 15 वर्षों की सेवा पूरी करता है और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो उसकी मासिक पेंशन की गणना कैसे होगी, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण: मान लीजिए किसी कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 रुपए है और उसने 15 वर्षों तक ईपीएस में योगदान किया है। 1. वेतन बेसिक पे 15,000 रुपए। 2. सेवा की अवधि 15 वर्ष। 6. महत्वपूर्ण बातें। यह केवल एक अनुमानित गणना है और वास्तविक पेंशन में विभिन्न कारक हो सकते हैं, जैसे वेतन वृद्धि, योगदान की अवधि, और यदि कर्मचारी के पास किसी अन्य पेंशन योजना के तहत कोई अतिरिक्त लाभ है तो। ईपीएस पेंशन की राशि पर न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी हो सकती है। ईपीएफओ की ईपीएस योजना एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, खासकर सेवानिवृत्त होने पर। 15 वर्षों की सेवा के बाद 58 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन की राशि कर्मचारियों के योगदान और वेतन पर निर्भर करती है। आपकी पेंशन राशि को सटीक रूप से जानने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से विवरण प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा, जहां आप अपने व्यक्तिगत योगदान
और सेवा विवरण के आधार पर पेंशन की सटीक गणना कर सकते हैं। जो मीडिया आधारित है, आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।